नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे डिस्कस करने से पहले हम कल के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। कल के सबसे पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, राइट टू यूज इंटरनेट, इंटरनेट प्रयोग करने का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, समूह बनाने का अधिकार। तो हमें पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है। ये 300 का में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। ये हालांकि संविधानिक अधिकार रह गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1919 में हुआ था, बिल्कुल सही है, पेरिस समझौते के तहत हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी संस्था है, बिल्कुल सही है। यह श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों तय करती है, भी सही है। तो डी विकल्प यानी 1, 2 व 3 सही हो जाता है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? हु इज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो के विजय राघवन, हमने डिस्कस किया था। PMSTIAC जो है काउंसिल है, उसके इसको ये हेड करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड? राजनीतिक योगदान, आर्थिक योगदान, सामाजिक योगदान, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में शांति एवं गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से योगदान करने में। तो डी विकल्प हमारा सही हो जाता है। योही सासाकावा, जापान की जो लेप्रोसी को इरेडिकेट करने में जापान में और पूरे ग्लोबल में उनको 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार मिला था। तो ये था हमारा कल के अखबार संबंधी प्रश्नों का। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी उत्साहवर्धक न्यूज़ है हमारे लिए कि प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारा भारत है ये आत्मनिर्भर भारत के रूप में बढ़ेगा, और जैसे कि पहले भी कहते आए हैं कि जो 21वीं सदी है भारत की सदी होगी। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे ये हम इस आत्मनिर्भर भारत को विश्व से अलग थलग करके नहीं बनाएंगे, बल्कि उससे जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ते हुए बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आप इसको इस संकेत के रूप में ले सकते हैं कि जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि अभी इसके पहले हम एक भी मास्क और एक भी PPE नहीं बनाते थे, लेकिन जैसे हमारे पास समस्या आई कोविड की, और अब हमारी क्षमता इतनी है कि हम 2 लाख मास्क और 2 लाख PPEs पर डे बनाने की क्षमता पर डे बना भी रहे हैं। तो मतलब बता रहे हैं कि इस तरह हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपने बूस्ट करके ग्लोबल वर्ल्ड का हम एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। तो ये इन्होंने बात की है, और 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, जिसमें इन्होंने जो एक इसके पहले भी कुछ पैकेज जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया और भी जो पैकेज हैं वो सब इंक्लूड है इसमें। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमें प्रधानमंत्री जी में और उनके कार्यों में विश्वास करने के लिए। तो बड़ी अच्छी खबर है। आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी फॉर रिटर्निंग NRIs एंड माइग्रेंट्स। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है वो आवश्यक कर दिया गया है किन के लिए? जो भी NRIs जो भी विदेश से लोग लौट रहे हैं भारतीय वापस, और जो भी जैसे दूसरे राज्यों से जो भी इनको लाया जा रहा है, तो उनको मैंडेटरी हो गया कि आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो गवर्नमेंट ट्रैक कर सकेगी उनकी गतिविधियों को। यदि कोई संभावना पाई जाती है तो उनको मार्क कर देगी, तो ये काफ़ी इससे फ़ायदामंद रहेगा। अगली न्यूज़ है, द हिंदू इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया इंग्लिश डेली 4 टाइम इन रो। तो बताया गया है कि इसमें द हिंदू अभी तक सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला इंग्लिश डेली है, जो अंग्रेजी दैनिक अखबार है, उसमें सबसे ज़्यादा रीडर्स द हिंदू के हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट्स रैंक 16.7% मार्च। तो मार्च में जो है जो हमारा आया है, हर माह जो है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, तो बताया गया मार्च में 16.7% तक जो है सिकुड़ गया है हमारा इंडस्ट्रियल जो बेस है। चूँकि जानते हैं लॉकडाउन था तो जाहिर सी बात है उत्पादन कम होना ही था। अगली न्यूज है, इंडिया कॉट इन US चाइना स्पैट और ताइवान से स्टेटस एज WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसमें भारत अब इसके बाद अभी वर्तमान में जापान उसका जो है चेयरमैन है। उसका अध्यक्ष कौन है? मतलब जो चेयर करते, जैसे क्या है कोई बॉडीज है उसको चेयर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष पे, जैसे WHO उसको प्रत्येक 3 वर्ष एक देश का उसका चेयर होता है। तो अभी जापान उसका चेयर है, अभी उसकी चेयर जो है शिफ्ट होगी इंडिया को, यानी कि हम उसके अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो यानी कि इंडिया जो होगा उसको चेयर करेगा 3 वर्ष के लिए अगले। तो समस्या कहाँ पर है? जैसे US चाइना का आपस में वार चल रहा है, और ताइवान एक देश है, आप जानते होंगे चाइना के पूर्व में स्थित है, एक जो है आइलैंड कंट्री है। तो चाइना कहता है ये ताइवान हमारा ही देश है, मतलब हमारी भूभाग है, कोई नया देश नहीं है। तो जो यूएस की पॉलिसी भी रही है, जैसे चाइना को यूएस को क्या करना है, चाइना को उसको नीचा दिखाना है। तो नीचा दिखाना है तो भाई सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति उसके परिवार से अलग हुआ, उसको तुम अलग परिवार का दर्जा दे दो तो उसको पुराने परिवार को तो दिक्कत होगी ही। तो चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि ताइवान हमारा भूभाग है, लेकिन ताइवान अपना स्वतंत्र उसकी सरकार है, उसमें एक अलग देश अपने को अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहता है। तो यूएसए बोल रहा है
कि जो WHO होगा अब उसमें हम ताइवान को एक मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस देंगे, बाद में इसको मेंबर बना देंगे, यानी फिर सदस्य देशों के रूप में इसको जो है चिन्हित कर दिया जाएगा। तो अब इंडिया के पास चैलेंज ये है वो यूएसए के स्टैंड को माने कि चाइना के स्टैंड को माने, उसको तो दोनों तो उससे व्यापार करना है, दोनों देश से संबंध रखना है। तो ये समस्या की बात है, इसकी बात की गई है। तो ताइवान मुद्दा क्या है आपको जानने की आवश्यकता है इसमें, और यूएस चाइना जो वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है और जो आइडियोलॉजिकल वार चल रहा है, उसके बीच में जब अब WHO की चेयर इंडिया बनने जा रहा है तो इंडिया के पास क्या चैलेंज है, ये चीज़ हमको जानने की आवश्यकता है। ये लोकल न्यूज़ है। अगली न्यूज़ हमारी है जैसे टेकिंग ऑनलाइन एग्जाम्स विल प्रूव डिफिकल्ट। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जैसे कि ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए जो है रास्ता चुना है, तो वहाँ के एक जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसने एक सर्वे कराया है। तो बोला है कि लगभग 72% बच्चों ने कहा, छात्रों ने कहा है कि उनके पास अच्छी इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, अच्छी इंटरनेट स्पीड कनेक्शन नहीं है, तो परीक्षा कैसे देंगे। तो ये बात कही जा रही है कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा। अगली न्यूज़ है आपकी सेम पर्सन हेडिंग इंडस्ट्रीज एंड लेबर डिपार्टमेंट्स इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये वहाँ पर कर्नाटका में जो सेक्रेटरी है M माहेश्वर राव, वही स्वयं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी हेड कर रहे हैं और लेबर डिपार्टमेंट को भी हेड कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है कि जैसे मेरा ही फायदा हो और मैं ही इसको रेगुलेट करूँ। जैसे सीधी बात समझिए इस तरह से, आप उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो अपना ही केस सुन रहे हैं, उनका कोई विवाद है, मान लीजिए जमीन का विवाद है, कोई विवाद है, मान लीजिए एक न्यायाधीश हैं, उनका स्वयं का जमीन का विवाद है और वो कह रहे हैं हम अपना विवाद स्वयं सुनेंगे। तो भाई अपने फायदे में, अपने पक्ष में काम करोगे ना, तो ये चीज़ है। यहाँ पर आप इसी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी एक ही व्यक्ति हेड कर रहा है और लेबर डिपार्टमेंट भी। इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट मतलब आपको इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, और लेबर डिपार्टमेंट मतलब आपको जो श्रमिक है उनके अधिकारों का रक्षण करना है। तो जहाँ पे आप इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो वहाँ पे श्रमिक का शोषण होगा। तो यानी जो श्रमिक और इंडस्ट्री में कॉन्ट्राडिक्शन है, जब दोनों व्यक्ति एक ही चीज़ करेगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर सी बात हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जानने का आवश्यकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगली न्यूज़ INS मगर अराइव्स फ्रॉम माले विथ 202 इवैक्यूज। 202 लोगों को लेके INS मगर जो हमारा एक जो पोत है, ये माले क्या है, मालदीव की राजधानी है, वहाँ से 202 लोगों को लेकर वापस आया है। किसके तहत? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ये लेकर आया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? ये हमारी नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान है, जो भी भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए। अगली न्यूज है NIT के डेवलप्स लो कॉस्ट रीयूजेबल फेस शील्ड। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका है, उसने एक सस्ते दाम पे यानी 12 रुपये की लागत से फेस शील्ड बनाया है, फेस मास्क बनाया है, जिससे कोविड के जो है ट्रांसमिशन में काफ़ी मतलब रोक की जा सकती है। तो ये चीज़ आवश्यकता है हमें। अगली न्यूज़ हमारी नो एयर स्पेस वायलेशन एट पैंगोंग सो। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कल जो है कि आमना सामना हुआ भारत और चीन जो है सेनाओं का। तो कहाँ पे आमना सामना हुआ था? 2 जगह हुआ था, एक लद्दाख में हुआ था, दूसरा सिक्किम में हुआ था। लद्दाख में कहाँ? पैंगोंग सो एक झील है उसके पास, और सिक्किम में कहाँ हुआ था? नाथुला दर्रे के पास, नाकुला सेक्टर है वहाँ पर। तो यहाँ पे बात कही गई, जैसे बताया गया कि भाई पैंगोंग सो लेक जो वहाँ पे लद्दाख क्षेत्र में है, वहाँ पे जैसे आमना सामना हुआ था, चीन के हेलीकॉप्टर भी कुछ आए थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में आए, तो वही स्पष्ट किया है भारत ने कि चीन का हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सीमा को किसी ने उसको जो है उल्लंघन नहीं किया है, एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं हुआ है। अब दूसरी खबर हम इसके संबंध में जान सकते हैं, पैंगोंग सो लेक क्या है। तो पैंगोंग सो लेक झील जो है आपकी, ये झील का दृश्य दिखाया गया है आपको। ये आपकी एक खारे पानी की झील है जो लद्दाख में है। अब हिमालय में खारे पानी की झील मतलब क्या है? वहाँ पे ताज़ा पानी नहीं है। अब सोचिए खारा पानी वहाँ पर कैसे आएगा? वहाँ पे तो बर्फ़ है, बर्फ़ तो पिघलने पे ताज़ा पानी होता है जो पीने योग्य होता है, लेकिन खारा पानी कैसे आया? तो चूँकि उसका जो हिमालय का जो उद्गम है, हिमालय को जो है जन्म हुआ है, वो टेक्टोनिक मूवमेंट की तरफ वजह से हुआ है। और बीच में टेथिस सागर था, आपने पढ़ा है भूगोल में, इसको हम पढ़ेंगे जानेंगे अच्छे से। बीच में टेथिस सागर था, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी, बीच में टेथिस सागर था। जैसे ही दोनों प्लेटें टकराई तो टेथिस सागर के में जो भी जमे हुए मलबा था ऊपर उठने लगा। जब सागर था टेथिस सागर, और सागर में जाहिर सी बात है खारा पानी होता है वहाँ पे जो है, जब खारा पानी जैसे वो सागर उठा, मलबा उठा,
तो उसी में वो गड्ढा ही उठा रह गया और वो पानी ऊपर रह गया, तो अभी भी वो झील खारा पानी की झील है, तो पैंगोंग सो लेक। और चर्चा में और आई थी जब 3 इडियट्स मूवी का आप लास्ट सीन, एंडिंग सीन देखेंगे तो वहाँ पे एक झील के किनारे का दृश्य है, तो वो पैंगोंग सो झील ही है। और एक इसके पास ही सो मोरिरी झील है। सो मोरिरी झील आपका जो है ये आपका यूनाइटेड नेशन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती है, रामसर साइट है, लेकिन पैंगोंग सो आपकी रामसर साइट नहीं, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है डू नंबर्स मैटर इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में बहुत ही अच्छी एक टिप्पणी दी गई है, ये हमारा मुख्यतः इसका आधार क्या है, जो हमारे वेंकैया नायडू चेयरमैन है उनके द्वारा कुछ जो है, जैसे कल एक आर्टिकल भी आया था, कल के आप एडिटोरियल डिस्कशन में भी आप देख सकते हैं जाकर, और उन्हीं के जो है दिए गए आंकड़ों के अनुसार एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिया गया है, हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा है, आपको ध्यान से इसको सुनना है। तो बता रहे हैं कि जो राज्यसभा में किसी संख्या है किसी संख्या नहीं है, जैसे रूलिंग पार्टी उसकी संख्या बहुमत है कि नहीं, ये क्या मायने रखती है, तो हम देखेंगे शुरुआत से। तो राज्यसभा, सबसे पहली राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन 1952 तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वही जो है शासन प्रशासन का भी कार्य देखती थी। लेकिन 1952 में पहले चुनाव हुए और 1952 में लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। तो राज्यसभा का गठन पहली बार 1952 में होता है, चीज़ हमको देखना है। तो राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है, ये भी चीज़ आपको, ये पॉलिटी का सेक्शन है, इसमें बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा और आपको पॉलिटी में जाके देखना पड़ेगा। जैसे कि क्या है, राज्यसभा परमानेंट जो है बॉडी है। परमानेंट बॉडी मतलब क्या है, वो कभी डिजॉल्व नहीं होती, उसमें हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य उसके रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। तो इस तरह मतलब नए सदस्य आते रहते हैं और पुराने सदस्य जाते रहते हैं, तो वो परमानेंटली रहती है। जबकि लोकसभा में प्रत्येक 5वें वर्ष चुनाव होता है, तो वो परमानेंट बॉडी नहीं है, यानी कि जो है चुनाव होता है फिर खत्म हो जाता है, मतलब एक 5 साल का टर्म रहेगा, फिर खत्म होगा, फिर अगली बॉडी बनेगी 5 साल के लिए, इस तरह है। तो अब जैसे कहा जाता है ये चीज़, कुछ शक्तियाँ जैसे मनी बिल है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल केवल लोकसभा में ही जो है इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। इनके क्षेत्र में राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन तक रोकने की क्षमता है, उसमें संशोधन को सुझाव दे सकती है, लेकिन संशोधन करने की शक्ति उसमें नहीं है। और दूसरा अंतर क्या है, राज्यसभा को कुछ मामलों में ऊपरी हाथ प्राप्त है। जैसे अगर आपको ऑल इंडिया सर्विसेज, कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस बनानी है, ऑल इंडिया वाटर सर्विस बनानी है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस बनानी है, कोई भी नई सर्विस अखिल भारतीय स्तर बनानी है, तो उसकी संस्तुति राज्यसभा देगा, वो बिल राज्यसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। और किसी यदि राज्य विषय पे, राज्य सूची के विषय पे किसी को बनाना है, संसद को कानून बनाना है, तो राज्यसभा के पास शक्ति है कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करे कि वो राज्य सूची पर विषय बना सकती है। तो इन सब चीज़ों को, और ये सब चीज़ें विशेष व्यवस्थाएं राज्यसभा को मतलब प्राप्त है लोकसभा की तुलना में, तो यानी एक बैलेंस्ड अप्रोच है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा, जैसे इस पर आरोप लगाया जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टैग है, कि यानी कि जो राज्यसभा है ये अवरोधक चैम्बर है, केवल काम को अवरोध करता है। तो इसमें बताया गया है इसमें कि ऐसा नहीं है, अवरोध करता है। जैसे हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं, वो काफ़ी एम्बिशनिस्ट होते हैं, वो डायरेक्ट पीपल के कांटेक्ट में होते हैं, तो जल्दी में रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाएं और चीज़ों को मतलब जल्दी से इम्प्लीमेंट करें। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में देखिए 30 वर्ष होती है, न्यूनतम आयु भी होती है इलेक्शन लड़ने का राज्यसभा का, तो उसमें थोड़ा सा अनुभवी व्यक्ति होते हैं और धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, और ताकि अच्छे से कोई जो है लेजिस्लेशन जल्दबाजी में न बने, उसको अच्छे से विचार करके एक अच्छा आयाम दे सके, तो ये राज्यसभा का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और बात बताई गई जैसे कि ऐसा नहीं है, राज्यसभा ने जब गतिरोधों मतलब राज्यसभा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करता है, वो अपना जो है अगर किसी बिल से असहमत है तो अनुच्छेद 108 में हमारा जो है ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान है, आपका संयुक्त सभा हो जाएगी लोकसभा और राज्यसभा की, और उसके बाद जो है उस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। और अभी तक 3 मामले जो है राज्यसभा और संयुक्त सभा के माध्यम से सुलझाए गए हैं। एक आपका डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1959, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। तो 3 मामले में अभी तक संयुक्त सभा हुई राज्यसभा और उसकी। और ये बात बोली गई है कि जैसे कभी कभी बोला गया है, राज्यसभा के ऊपर आरोप भी लगाया गया है, काफ़ी पिछड़े मानसिकता की है, ये लोग जो है अभी रूढ़िवादी मानसिकता में ग्रसित रहते हैं। जैसे ये चीज़ जब बताई गई, जब प्रीवी पर्स का एबोलिशन हो रहा था, प्रीवी पर्स यानी जो भी राजा महाराजाओं को जो है पेंशन दी जा रही थी, इनको जब खत्म किया जा रहा था, तो राज्यसभा ने इसमें अवरोध जताया था। तो ये बताया गया कि आप अभी रूढ़िवादी मानसिकता पर अड़े हुए हैं, आप इसको एबॉलिश नहीं करने दिए जा रहे हैं, तो ऐसे भी आरोप इस पर राज्यसभा पर लगते रहे हैं। लेकिन जैसे और हम चीज़ें देखेंगे तो क्या कहते हैं, मतलब फिर जब ऐसे चीज़ें चलती रही तो कुछ लोकसभा के सदस्यों ने 1954 में, 71 में, 72 में, 75 में राज्यसभा को खत्म करने की भी बात भी कही। तो ये सब चीज़ें काफ़ी राज्यसभा आरोप लगे, उसके बाद राज्यसभा को खत्म करने का प्रयास भी किया गया।
लेकिन देखिए ऐसा भी रहा है जब राज्यसभा मतलब हमारे लोकसभा हमारे संसदीय इतिहास में ऐसे भी समय आए हैं कि जो राज्यसभा ने सुझाव दिए हैं, चूँकि वित्त मामलों में या मनी बिल के मैटर में राज्यसभा के पास शक्ति तो नहीं है कि जो है उस जो है अमेंड कर सके या फिर वो, लेकिन केवल सुझाव दे सकती है। तो मनी मैटर्स में भी राज्यसभा के सुझाव को माना गया है। जैसे त्रावणकोर कोचीन अप्रोप्रिएशन बिल था 1956 में, यूनियन ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज बिल था, स्टेट ड्यूटी ऑफ टैक्सेज ऑन रेलवे पैसेंजर फेयर्स 1957 बिल था, इनकम टैक्स बिल 1961 था। तो इन सब मामलों को जब मनी बिल के रूप में पेश किया गया था तो राज्यसभा ने कुछ असहमति जताते हुए सुझाव भी दिए थे, तो लोकसभा ने उन सुझावों को माना था। तो लोकसभा चाहती तो मना भी कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यसभा को सुझाव को माना था। तो इससे साबित होता है कि राज्यसभा किस तरह से कभी कभी लेजिस्लेशन को महत्वपूर्ण नया आयाम दे सकती है और नई चीज़ों को जोड़ सकती है। कुछ नए विचार आएंगे और लेजिस्लेशन को और बेहतर भी आकार दिया जा सकता है, ये चीज़ है। और ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है, जैसे अगर एक चीज़ फिर काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है कि राज्यसभा को कहा जाता है कि ये मतलब जल्दबाजी को रोकती है। तो एक समय ऐसा भी था, राज्यसभा जो है पाँच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक ही दिन में 25 अगस्त 1994 को एक ही दिन में पाँच संविधान संशोधन विधेयक को पास कर दी थी। तो मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि वो मतलब एक आप छवि बना दीजिए कि राज्यसभा ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है, राज्यसभा स्लो प्रोसेस करती है। तो ऐसा नहीं, उसने पाँच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जबकि संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी चाहिए होती है और वो जटिल प्रोसेस होता है, उसको एक दिन में पाँच जो है संविधान संशोधन विधेयक पास की थी। और अभी भी देखेंगे वर्तमान समय में भी राज्यसभा का एक जो है अच्छी मिसाल पेश करती है। जैसे कि आप देखिए वर्तमान सरकार के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए जीएसटी बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ट्रिपल तलाक बिल, यूएपीए बिल, रिकॉग्निशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट हो गया, सारे मुद्दे राज्यसभा में भी पास हुए। अन्य पार्टियों ने भी काफ़ी अच्छे से समर्थन किया था। तो राज्यसभा इसलिए कहा जा रहा है केवल ये ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं कह सकते, इसको केवल अवरोधक नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ समस्या चिंताएं जाहिर की जाती है। जैसे कि कह रहे हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा घटोतरी आई। जैसे पहले जो रहता था 100% प्रोडक्टिविटी थी 1997 तक, यानी कि जितना भी समय प्रयोग किया था डिस्कशन पे उसको केवल उत्पादक मुद्दों पर ही बहस की जाती थी। लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी घटती गई, बाद में 87% हो गई 1998 2004 में, फिर 2005 से 2014 में 76% और 2015 से 2019 में 61%। तो ये चीज़ कहा गया है कि इसकी उत्पादकता घटती गई, अन्य मुद्दे पर ज़्यादा या फिर जो है आंदोलन में आवाज़ उठाने में, हल्ला करने में, शोर करने में काफ़ी समय गंवा देते हैं। और एक काम और ओवरसाइट फंक्शन ऑफ राज्यसभा है। ओवरसाइट फंक्शन मतलब क्या है कि लोकसभा या फिर एग्जीक्यूटिव जो भी कार्यपालिका है काम अच्छे से कर रही कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करने का भी अधिकार है। तो ये चीज़ कहा गया है कि किस माध्यम से करती है, क्वेश्चंस पूछते हैं राज्यसभा सदस्य और उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, कितना समय मिलता है राज्यसभा सदस्य को विपक्ष के व्यक्तियों को बोलने का, ये सब चीज़। तो इससे पता चलता है कितने अच्छे से मॉनिटर कर रही है सरकार के कामकाजों को। तो इसमें भी कमी देखने को आई है। जैसे 1978 से 2004 के बीच में लगभग 40% टाइम जो है क्वेश्चन पूछने में इन सब चीज़ों में दिया जाता था, जबकि अब वर्तमान में आपका 12% तक गिर गया है। 2015 में केवल 12% टाइमिंग राज्यसभा का क्वेश्चन पूछने और सरकार को जिम्मेदार ठहराने में और इस सब चीज़ काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि कारण क्या है, जैसे बहुत बार विवाद होता है, हो हल्ला करते हैं, विपक्ष की पार्टी हल्ला करती है, पक्ष वाले एक दूसरे से जो है जो शोर करके लड़ते हैं। जो क्वेश्चन आवर होता है जिसमें हमारा समय पूछने को मिलता है सांसदों को, वो क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर दिया जाता है। कहा जाता है क्वेश्चन आवर के लिए एबोलिश कर दिया गया, टाइम मतलब 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। जिस स्थगन की वजह से समय का जो है दुरुपयोग होता है और सही प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ये कि जो है राज्यसभा को केवल अवरोधक नहीं कह सकता। हालांकि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन राज्यसभा को केवल अवरोधक नहीं कह सकता है। और इतिहास में हमारा जो है काफ़ी ऐसे उदाहरण है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा ने मिलकर एक रचनात्मक लेजिस्लेशन को आरोप दिया है। तो ये चीज़ राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसको इससे संबंधित आपको पॉलिटी से जो भी बैकग्राउंड आपको और इसके बारे में जाके वापस जाके जानना चाहिए। अगली न्यूज है आरोग्य सेतु मैंडेटरी फॉर ट्रैवल से रेलवे। तो रेलवे कह रही है जो भी लोग रेलवे से ट्रैवल करेंगे उनको मैंडेटरी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगली न्यूज है सेकंड फेज ऑफ वंदे भारत मिशन टू बिगिन ऑन May 16। 16 मई से द्वितीय चरण वंदे भारत मिशन का प्रारंभ होगा। तो वंदे भारत मिशन क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा जो भी विदेश में फंसे हुए लोग हैं उनको भारत वापस लाने का मिशन है।
गवर्नमेंट प्रिपेयर्स ड्राफ्ट प्रोटोकॉल ऑन फ्लाइट ट्रैवल। तो जैसे कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो फ्लाइट ट्रैवल पे, एयर ट्रैवल पे जो प्रोटोकॉल तैयार कर चुकी है, यानी अब जो फ्लाइट रिज्यूम की जाएगी, आर्थिक गतिविधियाँ रिज्यूम की जाएगी, तो फ्लाइट्स को भी रिज्यूम किया जाएगा, तो उनमें क्या क्या नियम होंगे। जैसे बताया है किसी भी वायुयान के पिछले के 3 जो रो है सीटों खाली रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक पाया जाता है, किसी को बीमारी होती है, तो उसको तुरंत अलग कर दिया जाएगा भीड़ से। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद बोला गया है कि जो भी क्रू मेंबर्स होंगे वो रोटेट नहीं होंगे, एक टीम होगी, वही जैसे एक वायुयान है तो उसमें अगर 7-8 क्रू मेंबर्स तो वही उस वायुयान को चलाएंगे, अदला बदली नहीं होगी। इससे जैसे केसेस के ट्रांसफर होने की संभावना कम रहे। अगली न्यूज, पार्लियामेंट्री पैनल क्वेश्चंस डायल्यूशन ऑफ लेबर लॉज। तो जो श्रम कानूनों का जो है उसको कम किया जा रहा है, जैसे वर्किंग आवर्स 10 घंटे से 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर देंगे कुछ राज्यों ने। तो इस पर पार्लियामेंट्री पैनल जो है हमारा स्टैंडिंग कमेटी है, संसदीय समितियां, उसने प्रश्न उठाया है। तो हम देखेंगे संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां ब्रॉडली 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका होगा स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थायी समिति, और दूसरा होगा एडहॉक कमेटी यानी अस्थायी समिति। अस्थायी समिति मतलब जो हमेशा जो है जो हमेशा उपलब्ध रहें। अस्थायी मतलब जो किसी विशेष मुद्दे के लिए बनाई जाती हैं। तो ये आपके 2 प्रकार की समितियां हैं, चीज़ हमको जानने की आवश्यकता है। डिसीजन ऑन पावर प्रोजेक्ट डिफर्ड। तो जो दिबांग वैली प्रोजेक्ट है, एक मतलब पावर प्रोजेक्ट बनाए जाने की जो है बात की जा रही थी अरुणाचल प्रदेश में। आपका दिबांग वैली प्रोजेक्ट, दिबांग क्या है, दिबांग आपका ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है दिबांग। तो उसी घाटी में एक जो है पावर प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की जा रही, मतलब बात की जा रही थी अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन उसको जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है। देखिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करती है। हम पिछले 2 दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस इम्पैक्ट असेसमेंट में बोलती है कि पर्यावरण पर कितना प्रभाव होता है, अगर प्रभाव ज़्यादा होगा तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये बता रहे हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी इसमें सलाह ली गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी हमने बात की है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च किया गया था उसे मॉनिटर करती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इसका ये कहाँ पर है, देहरादून में है, इसका भी सुझाव लिया गया और बताया गया, निर्णय पे पहुंची है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की दिबांग वैली प्रोजेक्ट को अभी स्थगित किया जाता है, अभी नहीं किया जाएगा। डिफेंस थिंक टैंक रीनेम्ड यूनिलैटरली। तो हमारे जो भारत की डिफेंस थिंक टैंक है, जो एक मतलब वो है एक विचार करने की एक वो है सभा बनाई गई, उसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, IDSA। अब उसका नाम बदल के उसका नाम बदल के कर दिया गया मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, MPIDSA। तो वही बात की जा रही है कि इसमें इसको मतलब सहमति नहीं ली गई ब्यूरोक्रेट्स की। तो हमको जानना मेनली ये है कि पहले जो इस संस्था का नाम बदल के मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कर दिया गया है। अगली न्यूज, वर्क ऑन म्यूजियम ऑफ PMs टू बिगिन। तो प्रधानमंत्री जितने भी अभी तक भारत के प्रधानमंत्री हैं सबसे संबंधित एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहाँ पर, 3 मूर्ति स्टेट भवन है, 3 मूर्ति भवन है। ये क्या है, ये पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आवास था, ये इसी में वो रहते थे। तो इसको अब जो है सभी प्रधानमंत्रियों से संबंधित एक जो है उसको संग्रहालय के रूप में बना दिया जाएगा इसे। अगली न्यूज है, इंडिया में मिस न्यूट्रिशन टारगेट्स। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी की गई है, एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र समूह के द्वारा, जिसको जो WHO के साथ पार्टनरशिप करती है और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी करती है। हमको ध्यान देना है, WHO स्वयं नहीं जारी करती इसे, एक स्वतंत्र संस्था है वो जारी करती है, जिसके साथ WHO पार्टनर करती है, यानी इसको सहायता प्रोवाइड करती है इस रिपोर्ट को जारी करने में। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कुछ टारगेट्स रखती है, विशेषतः 7 टारगेट्स रखे, 6 टारगेट्स रखे हैं। जैसे हमें बौनेपन घटाना है, महिलाओं में एनीमिया को कम करना है, लो बर्थ वेट को कम करना है, चाइल्ड ज़्यादा ओवरवेट ना हो उसको कम करना है, स्तनपान को बढ़ावा देना है, चाइल्ड वेस्ट ना हो, इन सब पैरामीटर्स पे काम करना, टारगेट दिया जाता है कि देश को इन सब चीज़ों को कम करना है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इन्हीं टारगेट्स को मॉनिटर करती है, किस देश ने कितना कार्य किया है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने अभी कहा है कि इस वर्ष 2020 की जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी आई है, उसमें बताया है इंडिया जो है लगभग 4 टारगेट्स को मिस कर देगा, यानी कि उसको जो है सब पूर्ण करने में सफल नहीं होगा। चूँकि जान रहे हैं कोविड लॉकडाउन हो गया है, इससे भी हम जो है यहाँ पर आम समस्या भी इतनी गंभीर हो गई है, तो न्यूट्रिशन तो जो है पीछे छूट ही जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ट्रेसेस किन ऑफ 1968 क्रैश विक्टिम। तो 1968 में एक विमान दुर्घटना हो गई थी AN-32 के द्वारा, AN-12 एक एयरक्राफ्ट था, उसको गिर के गया था रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे में हिमाचल प्रदेश के पास। तो उसी को जो है इंडियन एयरफोर्स ने अभी उसका जो है मतलब कुछ सबूत पाए हैं, उन चीज़ों को रिकवर कर रही है। तो रोहतांग पास कहाँ है, ये हमको जानने की आवश्यकता है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये थी हमारी जो है वो न्यूज़। एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी,
ये आपको इकोनॉमी बिजनेस से संबंधित। ग्लेनमार्क इनिशिएट्स फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ फेविपाइराविर इन इंडिया। तो ग्लेनमार्क एक भारतीय मेडिसिन कंपनी है जो फ्लेविपाइराविर को जो है ट्रायल कर रही है। ये फ्लेविपाइराविर जो है आपका जापान में ये कोविड के लिए ट्रीटमेंट के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो ये भी जो है इसका ट्रायल कर रही है। अगर इसमें सफलता पाई जाती है इसको ये तो मतलब अलाउ कर देंगे, इसका पेटेंट लेंगे। अगली न्यूज़ है आपकी जीआई टैग से संबंधित। सोहराई कोहबर जो है आपका झारखंड का एक सोहराई कोहबर एक कला है। जैसे ये क्या होता है, जो भी हमारे घरों में मतलब जो पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में जो कच्चे मकान होते हैं उनमें जो है आपके प्राकृतिक रंगों से जो कलाकृतियाँ बनाई जाती है उसे सोहराई कोहबर कहा जाते हैं। सो विशेष झारखंड में एक विशेष कलाकृति है ये, उसको। और तेलिया रुमाल, तेलंगाना में एक रुमाल बनाई जाती है कपड़े पे कढ़ाई करके, एक सुंदर चित्र जो है जिसमें मुख्यतः काला, लाल और सफ़ेद रंगों के जो है धागों का प्रयोग करते हुए रुमाल पर कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। तो इस कला को तेलिया रुमाल बोलते हैं। तो झारखंड के सोहराई कोहबर को और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या है इसका हमने एक विशेष वीडियो में डिस्कस किया, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न हमारे हैं सबसे पहले, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्टली मैच्ड? मिशन सागर, हिंद महासागर छोड़ देशों को कोविड की लड़ाई में सहयोग। मिशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना। वंदे भारत मिशन, उड्डयन मंत्रालय द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना। मिशन शक्ति, कोविड की लड़ाई में मजबूती प्रदर्शित करना। प्रश्न संख्या 2 है, राज्यसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। पहली राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। इसे प्रत्येक मायने में लोकसभा से कम शक्ति प्राप्त है। इसके पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। आज तक लोकसभा व राज्यसभा की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में आपको पता ही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 1, 2, 1 व 3, 1, 3 व 4, 1, 2, 3 व 4। हाल ही में किसे जीआई टैग दिया गया? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन गिवन जीआई टैग? सोहराई कोहबर पेंटिंग, तेलिया रुमाल, इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये था 13 मई 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद।